रूही का गांव लौटना एक सपाट सी छुट्टी बनकर रह गया, पर एक अकेला आम का पेड़ और रातों में तकिए के नीचे मिस्टीरियसली आने वाले आम उसकी दुनिया बदल देते हैं। हर आम के साथ यादें धुंधली होती, एक अनजानी आवाज़ उसके दिल की बातें पढ़ने लगती है। क्या यह एक स्नेही रूह है या कोई खतरनाक ताकत? रूही की जिज्ञासा उसे ऐसी राह पर ले जाती है जहाँ से वापस लौटना आसान नहीं होगा। मेरा नाम रूही बानो था। बचपन से मुझे यह नाम ठीक नहीं लगा। ऐसा लगता था जैसे यह किसी बूढ़ी औरत का नाम हो जो आंगन में ऊन पकड़ी बैठी रहे, पर मैं उल्टा थी। 17 साल की, जिंदगी से भरी हुई, हंस समुख, नाच गाना, हर छोटी छोटी चीज में आनंद लेने वाली, बारिश में भीगना, सुनसान हवेलियां देखना, रात के समय खाली रास्तों पर टहलना, ये मुझे बेहद भाते थे। मेरी पढ़ाई अभी अभी खत्म हुई थी और मैं चाहती थी थोड़ी छुट्टी, कुछ दिनों के लिए शहर की भागदौड़ छोड़कर किसी शांत स्थान पर चली जाऊं। इसलिए जब पापा ने कहा गाँव चलेंगे, मैंने खुशी से मान लिया। गाँव पहुंचे तो दादा दादी ने गले लगाया। हमारे वहाँ कई पुरानी यादें थी, कच्चे रास्ते, पीपल का पेड़, चौबारा। एक चाचा वहीं रहता था। उनकी चाची बहुत मृदुभाषी और प्यारी थी। उनके बच्चे मेरे ही उम्र के थे। हम साथ में खेतों में घूमते, गन्ना चूसते, तालाब किनारे बैठकर बातें करते और शाम होते ही घर लौट आते। रात को सब एक साथ रजाइयों में लिपटकर अंगीठी के पास बैठते। दादी पुराने किस्से सुनाती और हम बच्चे डराकर बड़े होठों से कहानियां सुनते। उस रात भी दादी ने कई किस्से सुनाए। कुछ ने अजीब से साए देखे थे, कुछ ने अनदेखी चीजों का तज़किरा किया। मैं बड़ी रुचि से सुन रही थी। मेरे कान हर शब्द को पकड़ रहे थे। मेरे एक कजिन को डर लग रहा था और वो बार बार मना कर रहा था। मैं हंसते हुए उसके डर को हल्का समझती रही। दादी ने कहा कि रात के 12 बजे के बाद ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, वे आ जाती हैं। उन्होंने गंभीर होकर कहा। मैंने शरारत में कहा, अगर आ जाएं तो मुझे दिखाना, मुझे उनसे मिलना है। दादी का चेहरा सख्त हो गया और उन्होंने कहा कि ये बातें मजाक नहीं, हकीकत है। लोग कुछ ऐसा देखते हैं जिससे उनकी जान पर भी बाजी लग जाती है। मैं थोड़ा शर्मिंदा हुई, पर अंदर से मेरी जिज्ञासा और तेज हो गई। अगले दिन हम सब आमों के पुराने बाग देखने गए। वहाँ बड़े बड़े आम के पेड़ थे, पर एक पेड़ अलग ही तरह का था। एक तरफ अकेला खड़ा, उसके आगे छोटी सी चारदीवारी थी। उस पेड़ पर बाकी पेड़ों की तुलना में बड़े और रसदार आम लगे थे। दादी ने मेरी ओर देखा और सख्ती से कहा, वह पेड़ अलग है, उस पर आभास का साया है, उसे काटना नहीं चाहिए, उसे छेड़ना नहीं चाहिए। जो इसे छेड़ेगा उसे और गाँव को मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। मैंने चौंक कर पूछा, पर वह तो आम का पेड़ है, क्या फर्क है? दादी ने धीरे कहा, बात फल की नहीं बेटा, वहाँ मौजूद कुछ चीजें दिखती नहीं पर असर करती हैं। जहाँ मना किया गया था वहाँ जिज्ञासा और तेज होती है। कुछ देर बाद जब दादी किसी बात में व्यस्त हुई और कजिन आगे चले गए, मैं चुपके से उस दीवार पर छलांग लगाकर पेड़ के पास चली गई। वहाँ ठंडी सी बादल सी खड़ी थी। ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई साया पास में हो। मैंने पेड़ के तने पर हाथ रखा और बोलकर मजाक में चुनौती दी, अगर सच में कोई है तो सामने आओ। कुछ भी नहीं हुआ, पर अचानक तेज हवा चली और एक आम मेरी गोद में गिर पड़ा। मैं हैरान हुई और उस मीठे आम को खुशी से खा ली, पर दादी ने दूर से देखा और मुझे वापस बुला लिया। मैंने झूठ कहा कि मैं बस देख रही थी। हम वापस शहर लौट आए, पर गांव की यादें साथ में आई। पहली रात घर में भी तकिए के नीचे एक पक्का आम पड़ा मिला, बिल्कुल वैसा जैसा मैंने पेड़ से खाया था। मैंने सोचा माँ या किसी ने रखा होगा और खा लिया। सुबह हाथों पर पीले पीले दाग थे, पर मुझे याद न था कि मैंने कब खाया। माँ बाप दोनों ने कहा कि उन्होंने तकिए के नीचे आम नहीं रखा। फिर अगली रात फिर एक आम मिला, फिर तीसरी रात भी। हर बार मैं अनजाना सा होकर आम खा लेती और सुबह हाथ दाग के साथ जगती। कूड़े में बस छिलके मिलते, पूरा फल गायब। यह सब संयोग नहीं लग रहा था, डर घेरने लगा। यह कोई साधारण घटना न थी। सकी मौजूदगी तुम्हारे साथ शहर आ गई है, वह तुम्हें अपनी ओर खींचेगी और तुम्हें खाने पीने के जरिए नियंत्रित करेगी। उन्होंने दुआ, नमाज और एक ताबीज देने की सलाह दी और कहा कि सूर्यासीन पढ़ो, पर उन्होंने कहा कि असल में यह तुम्हें ही समझना होगा। तुम्हें उससे बातचीत करनी चाहिए ताकि मालूम पड़े कि उसका मकसद क्या है। यह सुनकर मेरा दिल बेचैन हुआ, पर साथ ही ठान लिया कि मैं खुद पूछूंगी। एक रात मैंने हिम्मत करके तकिए के नीचे रखे आम को उठाया और धीरे से कहा, तुम कौन हो? तुम मुझसे क्या चाहते हो? कमरे में हल्की ठंडी हवा चली और आम की खुशबू फैली। तभी फोन बजा, अनजान नंबर। मैंने उठाया तो दूसरी ओर एक धीमी गूंजती आवाज आई, मैं तुम्हारा नुकसान नहीं चाहता, मुझे तुम अच्छी लगी इसलिए मैं तुम्हारे साथ आ गया। आवाज में किसी तरह की नरमी थी, डर भी था, पर अपनापन भी। उसने कहा कि वह अगर मुझको परेशानी देगा तो वह खुद दूर चला जाएगा। वह बस मेरे पास रहना चाहता है, मुझे खाने पीने की चीजें देगा और अगर मैं चाहूँ तो वह चले जाएगा। मेरी संपूर्ण सोच उसके शब्दों से मिलती सी लगी कि वह कोई पूरी तरह बुरा नहीं है, पर उसकी मौजूदगी अजीब और नियंत्रणकारी थी। मैंने नमाज पढ़ी और दुआ की। मुफ्ती साहब ने भी कहा कि जिन्न हमारी दुनिया से जुड़े होते हैं, सभी का मकसद बुरा नहीं होता, पर सावधानी अनिवार्य है। उन्होंने मुझे ताबीज दिया और कहा कि 5 वक्त की नमाज और पढ़ते रहना। फिर भी जब भी आम आता मेरा शरीर बेहोश
बेहोशी में उसे खा जाता, इस पर मेरा कोई अधिकार न रह जाता। मैं डरी हुई थी। यह कौन सी शक्ति थी जो मेरे भीतर आकर मुझसे ऐसा करवा रही थी। धीरे धीरे मुझे समझ आया कि मेरी वह एक छोटी सी हरकत पेड़ के पास जाना ही सबका कारण बन गई थी। अगर मैं वहाँ नहीं गई होती तो ये सब शायद न होता। मैंने सोचा कि शायद जो वहाँ था वह मेरा दुश्मन नहीं बल्कि किसी तरह का चाहने वाला था, पर अगर उसकी मंशा बदलती तो मेरा अंजाम क्या होता, यह सोच मेरे रोंगटे खड़े कर देती। मैंने खुद से वादा किया कि अब मैं इस रहस्य के साथ हट करने की बजाय समझदारी से काम लूंगी, अपनी नमाज न छोड़ूंगी, मुफ्ती साहब की सलाह मानूंगी और अपनी सीमाओं का ध्यान रखूंगी। मैंने सीखा कि हर अनदेखी चीज के साथ हस्तक्षेप करना बुद्धिमानी नहीं। कई बार प्रकृति ने कुछ सीमाएं रखी होती हैं जिन्हें पार करके हम खुद और अपने लव्ड वंस को खतरे में डाल देते हैं। आखिरकार मैं किस्मत वाली थी कि जो मेरे पास आया वह मेरी नीयत को समझा और मेरी हद को नहीं तोड़ा। पर हर कहानी का अंत ऐसा खुशनुमा नहीं होता। मेरी आखिरी सीख यही है, अगर कभी आप किसी अजीब मौजूदगी के करीब जाएं तो उससे न लड़ें, न उसे आजमाएं। कुछ राजों को राज ही रहने देना ही बेहतर होता है। हमारी दुनिया और उनकी दुनिया का फर्क बनाए रखना ही समझदारी है और इससे ही हम सुरक्षित रहेंगे।